हम अक्सर अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान तो रख लेते हैं, लेकिन अपना हेल्थ का ध्यान रखना इग्नोर कर जाते हैं। आज का जो प्रेजेंट सिचुएशन है हम विमेन के लिए बहुत ही टफ है और हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। आज का जो बढ़ता हुआ लाइफस्टाइल है हमारा, उसमें आप देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर जो है ये डिजीज़ बहुत ही ज़ोरों से फैल रहा है। तो इनकी सिम्टम्स क्या हैं और इन्हें हम कैसे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए, अवेयरनेस के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर विशाखा तकवानी। डॉक्टर तकवानी ने अपना MBBS सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से किया है, मास्टर्स इन सर्जरी प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज करमसद से किया है और ब्रेस्ट सर्जरी में स्पेशल ट्रेनिंग ली है दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल से। और ब्रेस्ट हेल्थ और ब्रेस्ट कैंसर केयर के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही उपलब्धि हासिल की है और अपना बहुत बड़ा योगदान भी दिया है पेशेंट्स की रिकवरी में और उनको सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर विशाखा तकवानी से। आई वेलकम यू डॉक्टर विशाखा तकवानी। थैंक यू सो मच। और हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, लेकिन जो प्रेशियस टाइम आपने हमें दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इट्स माय प्लेजर टू बी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इधर आके। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी आगे कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने इस फील्ड को चूज़ क्यों किया। जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर एक सिर्फ डिजीज़ नहीं है, वो पूरा इमोशनल जर्नी है एक फीमेल के लिए। और इंडिया में आज भी छोटे छोटे कस्बों में, गाँवों में, यहाँ तक कि शहरों में भी फीमेल को कुछ भी ब्रेस्ट में कंप्लेन हो, कुछ भी तकलीफ हो, वो आज डॉक्टर को दिखाने के लिए आज भी संकोच अनुभव करती है। खास करके जब सामने वाला कोई मेल डॉक्टर हो तो वो खास संकोच अनुभव करती है। और ब्रेस्ट कैंसर में अभी का ट्रीटमेंट इतना एडवांस हो गया है कि अगर वो अर्ली डायग्नोसिस हम कर सकें तो वो पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। तो एज फीमेल डॉक्टर जब वो मुझसे बात करती है तो वो अच्छे से मुझको अपने कंप्लेंट्स बता सकती है, उनकी तकलीफ़ें बता सकती है और अगर अर्ली डायग्नोस हो गया तो हम उनको पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तो यही उद्देश्य है मेरा ये फील्ड चूज़ करने के लिए। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया काम आप कर रही हैं और बहुत ही अच्छा उद्देश्य है आपका और बहुत सफलता आपको मिले आगे, यही हमारी कामना है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप कौन कौन से ब्रेस्ट डिजीज़ का ट्रीट करते हैं। ब्रेस्ट में हम नॉन कैंसरस, जिसको बिनाइन लीजन्स बोलते हैं, जिसमें फाइब्रो एडिनोमा, छोटी छोटी ब्रेस्ट की गठाने होना, जैसे सिस्टिक गठान होना, ब्रेस्ट में पेन होना, ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होना, निपल में से डिस्चार्ज आना, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट और उसके अलावा ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, जिसमें ब्रेस्ट की साइज़ कम होना, जिसको बढ़ाने का ऑपरेशन, जिसमें ब्रेस्ट की साइज़ बड़े हुई होना, उसको कम करने का ऑपरेशन, सारे हम ट्रीटमेंट करते हैं। इट्स रियली वेरी नाइस। आप ये बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज जो फीमेल्स हैं आज डिजीज से परेशान हो रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर आज की तारीख में फीमेल में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है और हर 28 में से एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। और अर्बन सेंटर्स में तो और इंसिडेंट्स और भी ज़्यादा अभी बढ़ रहे हैं। तो इट इज़ वेरी हाई इन इंसिडेंट्स। नॉर्मली किन कारण से ब्रेस्ट कैंसर होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने का कोई एक कारण जवाबदार नहीं है। 10 से 15% कैंसर होता है वो वारसागत यानी कि पारिवारिक होता है। Okay. बाकी के जो 85% 85% ऑफ कैंसर हमारी खराब जीवन शैली, जिसमें खराब पानी, खराब वातावरण में हम रह रहे हैं, जहाँ हम खाना खा रहे हैं जिसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसके अलावा जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, वो सभी कारणभूत है। और उसके अलावा खास करके ब्रेस्ट कैंसर में जिन फीमेल को अर्ली एज में, छोटी सी उम्र में मासिक चालू होता है और बड़ी लंबी उम्र तक मासिक चालू रहता है, और जो फीमेल लेट चाइल्ड प्लान कर रही है या कभी कोई फीमेल जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना नहीं चूज़ करती, वो सभी ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए रिस्क फैक्टर बन सकते हैं। तो आजकल हम अगर देखते हैं तो मेजरली फीमेल्स जो हैं वो अल्कोहल भी कंज्यूम कर रही हैं, सिगरेट भी कंज्यूम कर रही हैं और चाइल्ड का भी, मतलब ज़्यादातर ऐसा है कि चाइल्ड फीड मतलब ब्रेस्ट फीडिंग तो उन्होंने बंद ही कर दी है मोस्टली। हाँ, मतलब कहीं पहले से जो पहले के ज़माने में था उससे अभी काफ़ी मेजर चेंज आया है कि ब्रेस्ट फीडिंग कहीं फीमेल्स चूज़ नहीं करती
और लेट एज पर भी शादी करती है, जिसकी वजह से लेट चाइल्ड बर्थ होता है। तो वही वही मतलब इट इज़ नॉट लाइक कि उसकी वजह से ही होता है ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ब्रा का जो साइज़ होता है वो यहाँ पे कैसे रोल प्ले करता है, या उसे किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए? ब्रा का साइज़ जो रहता है वो दो मेजरमेंट पर डिपेंड करता है, जिसको हम बैंड साइज़ बोलते हैं, दूसरा जो कप साइज़ रहता है। जैसे हम देखेंगे कि 34B, 34C, 34D जैसे ब्रा अवेलेबल्स रहते हैं, तो 34 रहता है वो बैंड साइज़ यानी कि अंडर बस्ट साइज़ बताता है, जो ब्रेस्ट के नीचे के भाग में छाती का पूरा मेजरमेंट लिए जाता है, जिसका वो नंबर आता है 34, 36, 38। दूसरा जो कप साइज़ रहता है ABCD जो रहता है, वो ब्रेस्ट को निप्पल एरियोला के लेवल पर हमको पूरा मेजर करना रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसका कप साइज़ रहता है। और हमें वैसे ही ना बहुत ज़्यादा टाइट ना बहुत ज़्यादा लूज़, वैसे चूज़ करना चाहिए ब्रा, और पूरा वेल सपोर्टिव होना चाहिए ब्रा, तो वो बेनिफिशियल रहता है। और इसको किस ड्यूरेशन में हम उसको चेंज करना चाहिए? नॉर्मली अगर इट इज़ नॉट परफेक्ट कि कोई ऐसा टाइमिंग है, लेकिन जब ब्रा वेल सपोर्टिव नहीं रहे, जैसे बारी बारी वॉश करने पर वो लूज़ फिटिंग हो जाए या उसके स्ट्रेप्स लूज़ फिटिंग हो जाए, तो उसको चेंज कर लेना ज़रूरी है। जैसे हम 3-4 मंथ्स पहना है, कंटिन्यूस वॉश होने पर वो लूज़ हो गया है, तो वो कोई रोल नहीं प्ले करता। ऑलवेज ब्रा शुड बी वेल सपोर्टिव, नॉट बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं। किस तरह का फैब्रिक सिलेक्ट करना चाहिए? व्हाट इज़ द राइट फैब्रिक? जो ब्रीदेबल हो, नॉर्मली कॉटन और कॉटन ब्लैंड फैब्रिक्स जो रहते हैं वो अच्छे से पहन सकते हो। बाकी के फैब्रिक में भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दिस फैब्रिक्स आर कंफर्टेबल टू वेयर, इसलिए ये अच्छा रहता है पहनने। आजकल जैसे मार्केट में काफ़ी सारी तरह के ब्राज अवेलेबल है, सिलिकॉन ब्राज है, पैडिंग है, अंडर वायर्ड है, तो इनके बारे में आपका क्या मतलब आप हमें सजेस्ट करेंगे किस तरह से हमें पिक करना चाहिए? नॉर्मली ये सारे ब्रास ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान करते हैं या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट रहता है। कोई भी जो जिनको कंफर्टेबल है वो ये ब्रा पहन सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अंडर वायर जो ब्रा रहते हैं वो ब्रेस्ट में पेन करते हैं, इसलिए मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि अगर वो अवॉइड कर सके तो वो बेटर रहता है। वरना कोई भी ब्रा वो पहनना चाहे, उनको कंफर्टेबल लगे तो वो पहन सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ब्रा को लेकर क्या मिथ्स है? कई सारे मिथ्स हैं ब्रा को लेकर। जैसे फर्स्ट मिथ ऐसा है कि कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनको ब्रेस्ट में पेन होता है, तो वो हमको बोलते हैं कि पेन हो रहा था इसलिए हमने ब्रा नहीं पहना। बेसिकली इट इज़ रिवर्स, अगर ब्रा पहनोगे तो पेन आपको कम होगा, क्योंकि ब्रेस्ट नीड्स टू बी सपोर्टेड। अगर सपोर्ट नहीं रहा तो खींचने की वजह से ब्रेस्ट में पेन बढ़ सकता है। दूसरा, कई लोग को ऐसा होता है कि ब्लैक ब्रा पहनने से कैंसर होता है, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। थर्ड, किसी को वैसा होता है कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको ऐसा लगता है कि ब्रा पहनने से दबाव के कारण कैंसर फैलेगा, दैट इज़ ऑल्सो मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रा पहनने से कैंसर फैल सकता है, तो ये सारे ही मिथ हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे मिथ्स आई थिंक लोग बैठे हैं लेके, जिनको मतलब वुमेन को मालूम ही नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प ईच एंड एवरीवन। क्या रात में सोते टाइम ब्रा पहननी चाहिए? अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फॉर ब्रेस्ट हेल्थ ब्रा पहनना बेटर होता है, लेकिन कहीं लोग को रात को ब्रा पहनना कंफर्टेबल नहीं लगता, तो इट इज़ ओके नॉट टू वेयर, लेकिन दिन के टाइम पर तो ब्रा पहनना नेसेसरी है। राइट। तो ऐसा भी होता है कि फीमेल्स उसको अवॉइड करती हैं डे हाँ, टाइम में? कहीं फीमेल्स होती है जो ब्रा नहीं पहनती, डे टाइम में अवॉइड करती है, और कई बार उसके कारण ब्रेस्ट में पेन होना हो सकता है, तो इसलिए ब्रा पहनना तो ज़रूरी है फॉर योर ब्रेस्ट हेल्थ। फीडिंग मदर को ब्रा पहनना चाहिए, ये भी एक मिथ है। बिल्कुल। फीडिंग मदर को, जो मदर के ब्रेस्ट होते हैं वो पूरे मिल्क से एनगोर्ज्ड होते हैं, हेवी होते हैं, अगर तब ब्रा पहनी चाहिए तो उसके कारण जो होने वाले दर्द है, पेन है, उससे वो बच सकती है, तो इसलिए ब्रा पहनना फीडिंग मदर को भी, जो नर्सिंग ब्रा आते हैं वो पहन सकते हैं।
इट इज़ बेटर टू वेट। मार्केट में कई बार आज मैंने देखा है कि बर्स्ट साइज इंक्रीज करने के लिए भी मेडिसिन और क्रीम्स या लोशंस अवेलेबल हैं, तो इनका ये ठीक रहते हैं प्रोडक्ट्स यूज़ करने में या इनका कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? बेसिकली उसका कोई साइंटिफिकली प्रूवन रोल नहीं है। कहीं लोग यूज़ करते हैं लेकिन उससे कुछ परमानेंट ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हुआ ऐसा नहीं रहता। तो इट इज़ ट्राई नॉट टू यूज़ इट, मतलब उसका कोई भी साइंटिफिक प्रूवन रोल नहीं है। ओके, कौन कौन सी ब्रेस्ट कंडीशन होती है और उन्हें आप कैसे ट्रीट करते हैं? ब्रेस्ट में एक तो रहता है नॉन कैंसरस बिनाइन लंग्स बोलते हैं, जिसको फाइब्रोएडिनोमा होता है, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ होता है। जैसे फाइब्रोएडिनोमा होता है उसमें उसको हम ब्रेस्ट माउस बोलते हैं। माउस यानी कि उंदर जैसे घर में घूमता अच्छा। रहता है, वैसे ही वो गठान ब्रेस्ट में घूमती रहती है। तो जब हम स्किन पर हाथ लगाते हैं तो वो स्किन के नीचे से सरक जाती है, जिसको हम फाइब्रोएडिनोमा बोलते हैं। वो बहुत छोटी हो तो उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं, अगर बड़ी हो तो वो सर्जरी करके निकालना चाहिए। उसके अलावा जो फाइब्रोएडिनोसिस या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ रहते हैं जिसमें पेशेंट को ब्रेस्ट पेन रहता है, ब्रेस्ट हैवीनेस लगता है, उसको अच्छे से मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर में ज़्यादा होते हैं, उसको भी अगर स्टार्टिंग में हम डायग्नोस कर सकें तो मेडिसिन से वो अच्छा हो सकता है। कई बार उसमें सर्जरी करना पड़ता है। उसके अलावा ब्रेस्ट में सूजन आना, किसी को ग्रेन्युलोमेटस मास्टाइटिस बोलते हैं, उसको भी अच्छे से दवाई से ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार निप्पल में से डिस्चार्ज आते हैं, तो निप्पल डिस्चार्ज के लिए भी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी रहता है। कई बार हार्मोनल होते हैं, कई बार कोई गठान की वजह से होते हैं जिसको हम पैपिलोमा बोलते हैं, उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा दिस आर ऑल बिनाइन कंडीशंस। इसमें कैंसरस कंडीशंस आते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर में। तो ब्रेस्ट कैंसर का अभी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे सर्जरी, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, हार्मोनल थेरापी, इम्यूनोथेरापी, कहीं ट्रीटमेंट से उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो ये सारी कंडीशंस अभी ब्रेस्ट में रहते हैं। कई लोग को ब्रेस्ट कम होता है जिसको हम ऑगमेंटेशन करते हैं, किसी को ब्रेस्ट ज़्यादा होता है तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करते हैं। तो ये सारे पूरा स्पेक्ट्रम है ब्रेस्ट का, जिसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करना रहता है। इतनी सारी जानकारी हमको है ही नहीं है, एक्चुअल में नहीं है। अच्छा, व्हाट इज ब्रेस्ट ट्यूमर? ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट ट्यूमर में कोई डिफरेंस होता है? सो ट्यूमर इज़ एक गठान जो हाँ। बॉडी में कहीं पर भी हो सकती है, जिसको कोई भी गठान को हम ट्यूमर बोलते हैं। अभी बॉडी में कोई भी कोश बनता है और कोश नाश पाता है, उसका पूरा एक सिस्टम होता है। जब ये सिस्टम हैम्पर हो तो एक ट्यूमर के रूप में कन्वर्ट होता है। अभी ये ट्यूमर भी दो टाइप के रहते हैं, एक जिसको बिनाइन बोलते हैं। बिनाइन यानी कि वो नॉन कैंसरस गठान जो कोई एक भाग में सीमित रहती है, वो फैलती रहती नहीं है। जब कैंसरस गठान होती है, जो ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, वो भी एक ट्यूमर ही है, लेकिन वो शरीर के दूसरे भाग में भी फैलता है, इसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। अच्छा, हाँ, रिसेंटली अभी मैंने कुछ एक केस सुना था जिसमें हाथ में भी आ गया और नीचे बॉडी में भी, हाँ। इंटेस्टाइन की तरफ भी, मतलब हाँ, वो कैंसर abdomen फैल रहा में भी है। फैलता है। हाँ, जो मेटास्टेसाइज होता है वो कैंसर है तो ट्यूमर ही, लेकिन उसके भी दो टाइप रहते हैं। तो व्हाट आर द सिम्टम्स? इनके सिम्टम्स क्या हैं? कैसे पता चलेगा कि अब हमको मतलब डायग्नोस करवाना चाहिए? कोई भी ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम में एक तो पहले गठान होना, आपको गठान कोई तरह की ब्रेस्ट में फील होना। दूसरा, चमड़ी में कोई चेंज आना, जैसे चमड़ी में डिम्पल होना, अंदर की तरफ चमड़ी को खींचना। जो निप्पल अब तक बाहर के भाग में था वो निप्पल अभी अंदर के भाग में जाना, जिसको निप्पल इन्वर्जन बोलते हैं। उसके अलावा स्किन में रेडनेस होना, जिसको ऑरेंज पिल अपीयरेंस बोलते हैं, जैसे संतरे की छिलके जैसा, दाने दाने जैसा और ऑरेंज कलर का होता है, वैसे ही स्किन में वैसे चेंजेस आते हैं, जैसे दाने दाने जैसे स्किन हो जाती है, ऑरेंज कलर जैसा टिंज दिखता है। उसके अलावा कई बार निप्पल में से डिस्चार्ज आना, ब्लड डिस्चार्ज आना, कलरलेस पानी जैसा डिस्चार्ज आना।
ये सब के साथ साथ बगल में भी गठान हो सकते हैं, अंडर आर्म्स में अंडरआर्म्स में। हाँ, कई बार वैसा भी होता है कि ब्रेस्ट में इनमें से कोई भी लक्षण नहीं है, लेकिन बगल में गठान डेवलप हुए हैं, जिसको हम ऑकल्ट ट्यूमर बोलते हैं। ऑकल्ट यानी कि छुपा हुआ, तो ब्रेस्ट की में है लेकिन बहुत छोटा है, जिसको हम पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो फैल के अंडर आर्म्स में पहुंच चुका है। तो ये सारे ही ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हैं। निप्पल डिस्चार्ज के मैक्सिमम रीज़न क्या होता है? निप्पल डिस्चार्ज कई कारणों से हो सकता है, जैसे बताया हार्मोनल चेंज की वजह से हो सकता है। उसके अलावा ब्रेस्ट में इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी निप्पल डिस्चार्ज हो सकता है। कई बार निप्पल डक्ट में कोई लीजन है, जो डक्ट में कई बार पैपिलोमा जिसको बोलते हैं, वो वहाँ पर गठान बनी है, उसकी वजह से भी निप्पल में से डिस्चार्ज आता है। उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर का भी में भी एक निप्पल डिस्चार्ज उसका एक सिम्टम हो सकता है। क्या निप्पल इन्वर्जन ये कॉमन चीज़ है? अगर बचपन से हो निप्पल इन्वर्जन, दोनों ही बाजू ब्रेस्ट में हो, जब छोटे हो तब से हो निप्पल इन्वर्जन, तो दैट इज़ कॉमन, वो कहीं लोग को हो सकता है और वो नॉर्मल भी है, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं रहता। लेकिन सडन ऑनसेट निप्पल इन्वर्जन, जब अभी तक निप्पल बाहर की तरफ था लेकिन कुछ दिनों से नोटिस किया कि निप्पल अंदर की तरफ चला गया है, तो इट इज़ अ साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करवाना ज़रूरी है। क्या ब्रेस्ट में लम्प्स बने बिना या कोई भी पेन आए बिना भी ब्रेस्ट कैंसर है, ऐसा पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबिलिटी है। कई बार पेशेंट को कोई ब्रेस्ट में गठान फील नहीं होती, कोई पेन नहीं होता, लेकिन सिर्फ निप्पल में कुछ चेंजेस होते हैं। कई बार कुछ भी नहीं होने पर सिर्फ जब स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करवाने जाओ तब उसमें पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर में ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी साइन और सिम्टम न हो, फिर भी आपको स्क्रीनिंग मैमोग्राफी जब आप रिपोर्ट करवाओ तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर आ सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, हमको कौन सी एज से शुरू करना चाहिए? यूजुअली 20 साल से ही आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, अवेयरनेस रहना चाहिए। जिनको फैमिली हिस्ट्री है उनको 30 साल की उम्र से ही कोई ब्रेस्ट कंसल्टेंट के पास अपना एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। और जिनको फैमिली हिस्ट्री नहीं है वो हर फीमेल को 40 के बाद सोनोमैमोग्राफी करवाना चाहिए। ईयरली सोनोमैमोग्राफी आफ्टर 40 इज ये हम इसको एग्जामिन खुद से भी कर सकते हैं, हाउ टू एग्जामिन? हाँ, जिसको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसको आपके पीरियड्स के 5 के 7 दिन के बाद आपको तब एग्जामिन करना चाहिए, ताकि जो पीरियड्स के दौरान ब्रेस्ट में फुलनेस होता है वो आपको ना महसूस हो, पेन ना महसूस हो। दूसरा, आपको दाएं हाथ से बाएं साइड का ब्रेस्ट और बाएं हाथ से दाएं साइड का ब्रेस्ट एग्जामिन करना रहता है। नहाने के टाइम मिरर के सामने खड़े होकर देखना रहता है। उसमें आपको स्किन में जो कोई चेंजेस हो रहा है वो देखना रहता है, जैसे स्किन में डिम्पलिंग होना, डिम्पल अंदर की तरफ स्किन खींचना, जैसे मैंने बताया कि निप्पल अभी तक बाहर है, अंदर की तरफ खींचा दिखना, या आपको कोई एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से बड़ी साइज़ का दिखना, या स्किन में कोई रेडनेस आपको दिखना। इसके अलावा आपको चाहो तो हाथ पर साबुन का पानी लेके आपको एक हाथ से दूसरे साइड का ब्रेस्ट आप एग्जामिन करोगी तो आपको वो क्लॉकवाइज फैशन में करना है। हर एक डायरेक्शन में आपका हाथ घूमना चाहिए और अंदर से लेके बाहर की तरफ ब्रेस्ट को, जैसे सेंटर से पेरीफेरी आपको हाथ को फैलाना है, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कोई भी गठन आप मिस नहीं करोगे, जिसको हम क्लॉकवाइज एग्जामिन करते हैं। और हर महीने को कोई भी एक तारीख आपको डिसाइड कर लेना है, तब आपको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसके अलावा आपको दोनों ही बाजू अंडर आर्म्स में भी देखना है कि आपको कोई गठान फील हो रही है कि नहीं हो रही है। साथ साथ में जब आप कर रहे हो थोड़ा पहले माइल्ड प्रेशर देना है, फिर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर दे के आपको एग्जामिन करना है। There are different machines for diagnose. How we will need or how we will select which one is for us? जैसे ब्रेस्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अगर फीमेल 40 से छोटी एज की है तो उनके लिए सोनोग्राफी इज़ आइडियल चॉइस फॉर इन्वेस्टिगेशन। क्यों? इसमें सिस्टिक यानी कि पानी के गठान और सॉलिड गठान को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो वो सोनोग्राफी की मशीन से।
अगर फीमेल 40 के बाद के हैं तो उनके लिए मैमोग्राफी करवाना अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। मैमोग्राफी एक तरह का ब्रेस्ट का एक्सरे ही होता है। ओके। वो एक्सरे अगर 40 के नीचे की फीमेल में करवाए तो 40 के नीचे की फीमेल के ब्रेस्ट थोड़े गाढ़ होते हैं, डेंस होते हैं, तो वो मैमोग्राफी करवाने से उसमें बहुत अच्छे से गठान अप्रिशिएट करना डिफ़िकल्ट होता है। Okay, right. इसलिए उनके लिए सोनोग्राफी इज़ आइडियल इन्वेस्टिगेशन चॉइस। 40 के बाद सोनो मैमोग्राफी दोनों ही साथ में करके डायग्नोसिस किया जाता है। Right. कई बार ब्रेस्ट में MRI भी करवाते हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में जहाँ ब्रेस्ट मैमोग्राफी से कुछ बहुत ज़्यादा पता ना चले, या फिर जो ब्रेस्ट की नलियाँ डक्ट में जो लीजन होते हैं उसके लिए ब्रेस्ट MRI अच्छे से उसमें से पता चलता है, तो वो उसके लिए आइडियल चॉइस है। अच्छा, क्या सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में ही पाया जाता है या ये मेल को भी होता है? ज़्यादातर फीमेल में ही पाया जाता है, लेकिन मेल में होने का चांस है तो बहुत कम चांस है। 1 लाख में से 1 मेल को हो सकता है, लेकिन हाँ, हो सकता है। ओके। सिम्टम्स आर द सेम? हाँ, ऑलमोस्ट। अगर मान लीजिए कि किसी को कैंसर हुआ है तो उनका क्या पूरा ही ब्रेस्ट रिमूव किया जाता है? अभी वैसा ज़रूरी नहीं है। पहले के ज़माने में वैसा होता था कि पूरा ही ब्रेस्ट निकाल देते थे। अभी अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हुआ है तो सिर्फ हम गठान को निकाल सकते हैं और ब्रेस्ट बाकी की अंडर आर्म्स की लसिका ग्रंथि को साथ में निकाल सकते हैं, जिसको हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। और जैसे पहले ब्रेस्ट था वही शेप उनका मेंटेन हो सकता है। ओके। तो इससे फीमेल को भी साइकोलॉजिकल बेनिफिट होता है कि जैसे कहीं लोग को ऐसा लगता है कि कैंसर हुआ तो अभी पूरा ब्रेस्ट निकाल देंगे, वैसा हर केस में अभी ज़रूरी नहीं है। अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर आया है तो आगे क्या करना चाहिए? अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर आया है तो आपको कोई भी नज़दीक के आपके ब्रेस्ट सर्जन को दिखाना चाहिए, उनसे इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। ब्रेस्ट ट्यूमर डायग्नोसिस करने के 3 स्टेप्स रहते हैं, जिसको हम ट्रिपल असेसमेंट बोलते हैं। ओके। जिसमें पहले स्टेप में क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। जो भी आपका डॉक्टर है उसको देखेगा, एग्जामिन करेगा, उनके हिसाब से उनको क्या लगता है, कहाँ पर ट्यूमर है, कितनी डेप्थ पर है, चमड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, पीछे स्नायु के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, बगल में वो फैला हुआ है कि नहीं, वो देखेंगे क्लिनिकल एग्जामिनेशन से। उसके बाद जो होता है रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें Right. हम मैमोग्राफी या सोनोग्राफी जो भी आपका डॉक्टर सजेस्ट करे इससे वो करते हैं। ओके। थर्ड जो रहता है वो बायोप्सी रहता है। अगर पहले 2 स्टेज में हमको लगे कि कुछ करने का ज़रूरत है तो थर्ड स्टेज में बायोप्सी लेके वो गठान को कंफर्म करते हैं कि ये कौन सी गठान लग रही है। ओके। तो ये 3 स्टेप करने के बाद ही ब्रेस्ट की गठान का या कि ब्रेस्ट कैंसर का हमको डायग्नोसिस मिलता है कि इस तरह का ये कैंसर है। ओके, राइट। क्या बायोप्सी करने से ब्रेस्ट कैंसर फैलता है? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है। कई लोग को ऐसा लगता है कि बायोप्सी करने से ब्रेस्ट कैंसर फैलता है, लेकिन वैसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस करने के लिए बायोप्सी मस्ट है, तो वो करना ही रहता है, उससे ब्रेस्ट कैंसर नहीं फैलता। ओके। ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर के मुख्य ट्रीटमेंट में एक तो सर्जरी करना रहता है, दूसरा कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, इम्यूनोथेरापी और टारगेट थेरापी और हार्मोनल थेरापी। ये सारे ही ऑप्शंस अभी ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए है। कौन सी तरह का ब्रेस्ट कैंसर है उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीडिसिप्लिनरी टीम रहती है, वो डिसाइड करती है कि पहले कौन सा ट्रीटमेंट उनको स्टार्ट होगा। जिनके भी ब्रेस्ट सर्जरी के बाद हाथ में स्वेलिंग आती है तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? जिनको हाथ में स्वेलिंग आती है उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ये स्वेलिंग हम जब ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मली जैसे हम पहले ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी करते थे उसमें पूरी लसिका ग्रंथि बगल की निकालते थे, अभी वैसा नहीं रहा है। अभी सिर्फ हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी में कैसे रहता है कि जो डाई डाल के सिर्फ टारगेट लिम्फ नोड को निकाला जाता है। अगर वो लिम्फ नोड में से कुछ कैंसर आया तो ही बाकी की लसिका ग्रंथि निकाली जाती है। अगर ये ऑपरेशन के बाद किसी को स्वेलिंग आया है, स्वेलिंग ना आने के लिए उनको पहले प्रिकॉशंस लेने चाहिए, यानी कि आर्म एक्सरसाइज करना चाहिए। रेगुलरली जो लिम्फेडिमा फिजियोथेरापिस्ट रहते हैं
उनके पास उनको एक्सरसाइज करवाना चाहिए, अच्छे से बैंडेजिंग करनी चाहिए, जिससे वो लिम्फेडिमा आने से चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा। दूसरा, उसमें कोई इंसेक्ट बाइट ना हो, ब्रिक ना हो, टाइट बैंडेज हम ना बांधे, टाइट बैंगल ना पहने, ये सारे ही उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर आया है तो उसके भी अभी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसको हम लिम्फोवेनस ड्रेनेज करते हैं, जिसकी वजह से वो एडिमा कम होने के चांसेस रहते हैं। अगर नेचुरली दोनों ब्रेस्ट के साइज में डिफरेंस है तो उसमें आप क्या ट्रीटमेंट देती हैं? अगर नेचुरली दोनों डिफरेंट है तो उसको करेक्शन किया जा सकता है, जिसको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन बोलते हैं। इम्प्लांट सर्जरी करके भी हम उसको दोनों साइज को इक्वल सर्जरी से इक्वल कर सकते हैं। अगर माँ को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि उनको फीडिंग करवानी चाहिए? ये ब्रेस्ट कैंसर और कौन से स्टेज में है, और दूसरा कि माँ कौन से ट्राइमेस्टर में है, उसके हिसाब से है। अगर डिलीवर हो गया है और उसके बाद उनको ब्रेस्ट कैंसर है तो उनको ब्रेस्ट फीडिंग से कैंसर फैलता नहीं है, लेकिन कीमोथेरापी अगर स्टार्ट करना है तो ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कीमोथेरापी वो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से बेबी को, इसलिए वो अवॉइड करते हैं। ओके, राइट। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये चीज़ डिटेक्ट हो गई है कि मदर को मतलब ब्रेस्ट कैंसर या ट्यूमर है तो उसमें कंसीव करना चाहिए या नहीं? हाँ, कहीं वो भी मल्टीडिसिप्लिनरी टीम डिसाइड करती है कि वो कौन से स्टेज में का कैंसर है, मदर कौन से ट्राइमेस्टर में है। जैसे मैंने बोला कि सर्जरी हर ट्राइमेस्टर में हो सकता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर है और सर्जरी करना है तो फीमेल कोई भी ट्राइमेस्टर में हो सर्जरी इज़ पॉसिबल, लेकिन जो कीमोथेरापी स्टार्ट करना है, हार्मोनल थेरापी या टारगेट थेरेपी, वो सारे थेरापी आइडियली 14 वीक्स के बाद ही स्टार्ट करे जा सकते हैं। तो उसके बाद स्टार्ट कर सकते हैं कीमोथेरापी, उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो वो कंसीव अगर कंटिन्यू करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी अगर ब्रेस्ट का स्टेज कौन सा है वो देख के बाद वो पूरा टीम डिसाइड करके ही आगे का प्लान करती है। ओके, राइट। अच्छा, ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम में है जो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि परिवार वाले को किस तरह से क्या सपोर्ट देना चाहिए, किस तरह से उनको ट्रीट करना चाहिए? ब्रेस्ट कैंसर एक पेशेंट के लिए टफ जर्नी रहता है, तो परिवार का वही उनको एक इमोशनल सपोर्ट, घर का वातावरण है थोड़ा लाइट बना के रहे, जिसके वो कंफर्टेबल फील कर सके। दूसरा कि उनको ट्रीटमेंट, क्योंकि ये टफ है तो उनको ट्रीटमेंट एडहेरेंस के लिए, कि ताकि वो बीच में ऐसा ना सोचे कि मुझको अभी ट्रीटमेंट नहीं करवाना, उसके लिए उनको ज़्यादा कंटिन्यूस मोटिवेट करना चाहिए। दूसरा, परिवार का ये भी रोल है कि एक फीमेल को कैंसर है लेकिन बाकी की फीमेल को भी उनको सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए बोलना चाहिए कि वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। अगर 40 के बाद भी घर में किसी और फीमेल है तो उनको भी मोटिवेट करना चाहिए कि वो मैमोग्राफी करवाए। तो ये हर परिवार का रोल है कि फीमेल है उनको तो सपोर्ट करे ही, लेकिन बाकी फीमेल को भी उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, खास करके मेल को घर के, कि कई बार फीमेल तो संकोच अनुभव करती है, लेकिन मेल अगर सपोर्ट करे तो वो अच्छे से जा सकती है करने के लिए। तो मैं इसलिए तो हर मेल को कहूँगी कि प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा, हाँ। एंड तक देखिए, और एंड तक मतलब अपनी वाइफ को या आपके घर में जो भी फीमेल है उनको सपोर्ट करिए। क्या ऐसे में फिजिकल टच या सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना एक महिला के लिए पेनफुल हो सकता है? सेफ हो सकता है, लेकिन कीमोथेरापी, ऑपरेशन, उसकी वजह से जो उनको थकान महसूस होती है तो उनके लिए कंफर्टेबल नहीं हो सकता। आपका एक मैसेज सभी फीमेल के लिए? अगर ब्रेस्ट कैंसर अभी पूरी तरह से क्योरेबल है, जो अगर अर्ली स्टेज में आ जाए तो हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, क्योरिटी का इंसिडेंस अभी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ भी संकोच, अगर आपको कुछ भी सिम्टम है तो संकोच के बिना ही आपको दिखाना चाहिए, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि उसको आप जैसे पहले समझते थे कि कैंसर हुआ तो एंड हो गया, अभी वैसा नहीं है। अगर आप ट्रीटमेंट लोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो कोई भी, किसी को भी ब्रेस्ट में कुछ भी सिम्टम है, संकोच किए बिना दिखाना ज़रूरी है। तो जो फीमेल्स अभी इस दौर से गुजर रही हैं
उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए भी सेम मैसेज कि ये एंड नहीं है। अगर आपको डायग्नोसिस हुआ है तो एंड नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट हो गया है। तो अगर आप पॉजिटिव माइंड सेट हिम्मत से काम लेंगे तो वो ट्रीट हो सकता है। तो आपको बस हिम्मत रखना है। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जिन भी फीमेल्स जो रहेंगी और ये वीडियो हमारा देख रही होंगी, उनमें से कोई भी अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस तरह से किया जाए? मैं तकवानी हॉस्पिटल नेहरू नगर अहमदाबाद में ही काम करती हूँ और हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी, गूगल पर भी है। तो हम शेयर कर लेंगे आपको इस वीडियो में साथ में। श्योर, तो मैं आपको इनका लिंक जो है, गूगल लिंक, वो आपको शेयर करूँगी और वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर विशाखा तकवानी and thank you so much for sharing so much of information with us and making us aware. Thank you so Thank you much for giving us your precious time.